आरजू छठी दफा क्लीनेस्ट सिटी, जब आप एयरपोर्ट से उतरते जाते हैं तो सबसे पहले सामने जो लिखा होता है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इंदौर जहां बैठा हूं इस कॉल्ड मिनी मुंबई, और इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे इंडस्ट्री में जो है सबसे ज्यादा वो कॉटन के टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है। यहाँ पे एक ब्लैक एक इसको कहते हैं काली पहाड़ी या काला, वहां पे उसकी वजह से लैंड फर्टाइल है, यहाँ कॉटन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। दूसरा उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था इससे बहुत अरसा पहले। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज जो है 5000 के करीब यहाँ पे फैक्ट्रियां मौजूद है, जिसमें फॉरेन कंपनियां टोयोटा और दूसरा है। जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है चीजें जो इसमें इंदौर के, लता मंगेशकर वाज बोर्न हियर, जो कि आपको मालूम है कि शी इज अ लेजेंड। मैं जवान हुआ उनके गाने सुनते हुए। दूसरा सबसे बड़ी बात है सलमान खान, जो बॉलीवुड के बहुत बड़े हीरो, वो यहाँ से हैं। सलीम खान यहाँ से वो पैदा हुए यहाँ पे। जॉनी वॉकर एक एक्टर हुआ करते थे 1926 में, वो बड़े मशहूर, वो यहाँ से हैं। जो मेरे लिए किशोर कुमार एक बहुत बड़े लेजेंड है, मैं जवान हुआ उनके गाने सुनता हूँ, वो यहाँ से है। और सबसे बड़ा, मैं ज्यादातर लोग नहीं, मैं बेचारे फौत हो चुके हैं, मेरे सबसे बड़े शायर थे राहत इंदौरी साहब, वो यहाँ से। मैं आज भी उनके शेर सुनता हूँ, एंजॉय करता हूँ, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर थे, वो यहाँ पे हैं। माओ एक जगह है, उसी जगह से थे। माओ एक बहुत बड़ी छावनी यहाँ पे बनाई गई थी। और अमेजिंगली बल्कि मैंने उसमें कुछ दोस्तों से रास्ते में भी आते पूछता रहा कुछ कि किस तरीके से इंदौर को आपने क्लीनेस्ट सिटी किस तरह बना। 2015 से ये मूवमेंट शुरू हुई थी। 3000 डस्टबिन लगाए गए, हर 500 मीटर के फासले पर रखे गए शायद। लेकिन इसमें आरजू भाई ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है या वो तो एक चीज बनाती है, लेकिन उसको आगे चलाना जो होता है वो लोगों ने, सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने उसको आगे चलाना होता है। और मैंने देखा है कि कम्युनिटी ने उनका साथ दिया है म्यूनिसिपैलिटी का। उसमें जो मैं देखा, जो की एलिमेंट उन्होंने किया कि ड्राई और वेट जो ट्रैश होता है उसको सेपरेट किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने ये किया कि घर घर जाके ट्रैश को कलेक्शन करने की मूवमेंट चलाई। फिर उसके बाद ये कि मैंने देखा लाउड स्पीकर पे मुसलसल उनकी गाड़ियां शहर के अंदर ऐलान करती थी कि सफाई को मेंटेन करें, क्योंकि रिमाइंड कराना होता है लोगों को, जनरल मैसेज को। उस पर बहुत बड़ी कैंपेन उन्होंने चलाई। जो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो रेवोल्यूशन है उसको उन्होंने कारोबार बनाया, उससे पैसे बनाए। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को एक इंडस्ट्री बनाया, और IMS ने 14.45 करोड़ उससे जनरेट किया वेस्ट डिस्पोजल से। 8.8 करोड़ कार्बन क्रेडिट से उन्होंने इसको एक इनकम की तरफ लेकर वो गए, जो कि मैं समझता हूँ इस रिमार्केबल। और दूसरा, मैं अगर देखा जाए, मेरे को दुख तो होता है, वो बात मैं करना नहीं चाहता कि मैं जब खासकर अपने थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं तो थोड़ी सी हमें, जो मेरी ख्वाहिश भी है, और कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हमें चाहिए कि अच्छी चीजें अडॉप्ट करें चाहे किसी भी कल्चर से हो। तो उसमें मेरे नजर से जो आज सुबह गुजरी बात वो ये थी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन टाटा है यहाँ पे, जिनकी नेटवर्थ $365 बिलियन है, और मेरे वतन अजीज का जो GDP है वो $341 बिलियन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है टाटा अलोन, वो मेरे पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है। तो हमें आगे जाना पॉजिटिवली होगा, आपको हमें देखना होगा। एक चीज मुसलसल आरजू जो एक हमने उसको अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया है कि जब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस बनाया गया था तो वो इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान जो मुसलमान है वो टू नेशन थ्योरी के हिसाब से इनके साथ रह नहीं सकते, और हमें जो मुश्किलात उसको हमने एक अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया कि हमने दोबारा सुलह करनी नहीं है, प्यार मोहब्बत की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन वो पुरानी बातें हैं, 76 साल है, चले ठीक है, वो आगे मूव फॉरवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी फ्रंट से देख के चलाई जाती है, फ्रंट स्क्रीन से। आप जो बैक मिरर होता है उसको देख के गाड़ी नहीं चला सकते। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। जो एक 1947 में अगर कोई फिलॉसफी आपकी थी तो उसी पे आपने अड़े रहना है। और आपकी हालत है, जिस तरह मैंने बताया, आपका GDP $341 बिलियन है, और एक कंपनी अलोन जो कि 1868 में बनी है,
हाँ, वो एक और सबसे बड़ी बात जो उसकी मिसाल में एक और भी उसमें मुझे जो नजर आया, मैंने जब टाटा के बारे में सुबह पढ़ रहा था, जिन्होंने 1903 में ताज होटल बनाया, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चेन है। 1907 के अंदर उन्होंने यहाँ पे स्टील मिल बनाई पहली अपनी। और आज देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो मैं बताना ये चाहूंगा कि हालात भारत के अंदर ऐसे साजगार थे तो वो तरक्की करते रहे, और आज भी दे आर। अभी उन्होंने एयर इंडिया को बाय किया है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं मेरे अपने मादरे मिल्लत को, तो मलक रियाज को भाग के दुबई में जाके पनाह लेनी पड़ रही है आज। हालात बिजनेस के लिए इस तरह साजगार है। फिर हम बार बार कहते हैं लोग बाहर से पैसे लेकर आए, जो लोग यहाँ पे हैं वो पैसे लेके भाग रहे हैं, तो बाहर से कैसे आएंगे? तो ये मैं थोड़ा सा, ये मेरे ज़हन में था कि मैं थोड़ा सा इस बात को बताऊं कि आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं और आगे। बल्कि खासकर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, आज जो सुबह पाकिस्तान के हवाले से मैंने चीजें देखी, एक डिस्कस की जा रही है, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन रही है, तो पीटीआई ने एक डायलॉग शुरू कर दिया है कि आज डायलॉग शुरू किया बहुत ज्यादा की कि क्या पाकिस्तान में एक खातून को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये 21st सेंचुरी में उनसे पूछना चाहूंगा, एक खातून जिन्हों के जरिए पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर को 3.5 साल अगर चला सकती है, तो मरियम नवाज को पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री का क्या प्रॉब्लम है भाई? दूसरा, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट चलाई थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, बांग्लादेश बंगालियों ने, वहां पे हसीना वाजिद है, खालिदा जिया रही है वहां पे, वहां उनके इस्लाम को कोई खतरा नहीं है किसी खातून से। लेकिन आपने आज फिर यहाँ पे एक डायलॉग चल रहा है कि भैया हम ये क्या क्यों कर रहे हैं। लेकिन सर, कल लाहौर में जो हुआ एक वाकया खातून के साथ, जिनके ड्रेस को लेकर के, जी इसमें तो कुरानी हदीसें या आयत लिखी है, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, और उस बेचारी को मौलवियों ने बिठा के माफी मंगवाई है, उसकी जान को खतरा हो गया, यहाँ पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। ये पंजाब की 5 बड़ी नदियों में से एक रावी का जल अब पूरी तरह से भारत में ही इस्तेमाल हो सकेगा। अब भारत ने पठानकोट जिले में रावी नदी पर शाहपुर कड़ी बैराज डैम बनाकर उसके पानी को संचित करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही रावी का पानी अब भारत के पंजाब एवं जम्मू कश्मीर राज्यों के ही काम आएगा और इसका पाकिस्तान की ओर फ्लो खत्म होगा। यही नहीं, पाकिस्तान इसे लेकर कोई ऐतराज भी नहीं कर सकता, क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत व्यास, सतलुज एवं रावी नदियों के पानी का पूरी तरह से इस्तेमाल करने का अधिकार भारत के पास है। यह समझौता वर्ल्ड बैंक की निगरानी में दोनों देशों के बीच 1960 में हुआ था। वहीं पाकिस्तान के पास सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के जल को इस्तेमाल करने का अधिकार है। शाहपुर कड़ी बैराज पर काम जम्मू कश्मीर एवं पंजाब के बीच मतभेदों के चलते अटका हुआ था। इससे रावी के जल का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बह जा रहा था। 1969 में पंजाब एवं जम्मू कश्मीर की सरकारों के बीच करार हुआ था, जिसमें ऊपरी हिस्से में रणजीत सागर डैम और निचले क्षेत्र में शाहपुर कड़ी बैराज बनाने का फैसला हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था ताकि पानी के फ्लो को पाकिस्तान जाने से रोका जा सके। इसे लेकर तत्काल जम्मू कश्मीर सीएम शेख अब्दुल्ला और पंजाब के प्रकाश सिंह बादल की सरकार के बीच करार हुआ था। इसके बाद 1982 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 1998 तक काम पूरा होना था, लेकिन यह यहीं अटका रहा और अब जाकर यह पूरा हो सका है। रणजीत सागर डैम तो 2001 में बन गया, लेकिन शाहपुर कड़ी बैराज न बन पाने के चलते रावी के जल का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की ओर बह जाता था। फिर 2008 में शाहपुर कड़ी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व वाला घोषित हुआ, लेकिन काम 2013 में ही शुरू हो पाया। हालांकि 2014 में इस काम पर फिर एक बार रोक लगा दी गई। फिर 2018 में केंद्र सरकार के दखल से जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच समझौता हुआ और काम दोबारा से शुरू हुआ। अब डैम बनने से जम्मू कश्मीर के पंजाब से लगते कठुआ और सांभा जिलों को फायदा मिलेगा। इससे 1150 क्यूसेक पानी जम्मू कश्मीर को मिलेगा, जिससे 32,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। यही नहीं, इस डैम से बिजली भी बनाई जाएगी। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद 2016 में इस मामले को उठाते हुए कहा था कि हम वादा करते हैं कि भारत के हिस्से का पानी उसके ही काम आएगा और बहकर पाकिस्तान न जा पाएगा।